जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है डेट 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 3 आर्टिकल्स हैं जो आज रेलेवेंट लगे मुझे हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों एक और बात, जैसे कि मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव में जैसे कि आप जानते हैं एडिटोरियल्स के एंड में एक क्वेश्चन दिया जाएगा। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको एडिटोरियल में से ही मिलेगा। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पता है कि आपने 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने, तो आपको एक आंसर लिखने के लिए 5 से 6 मिनट ही मिलते हैं। और हमको ये भी पता है कि 150, 200, 250 वर्ड्स में हमें अपना आंसर लिखना होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कैसे उस आर्टिकल को छोटा करके बहुत ही क्रिस्प उसमें से जो पॉइंट्स निकले हैं वो आपके सामने पेश करके 200-250 वर्ड्स में, कि आपके सामने एक रेडीमेड आंसर है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो एडिटोरियल आपने पढ़ा है, देखिए अगर हम रोज का एक एडिटोरियल भी पढ़ें तो एक साल में तो 365 दिन होते हैं, तो इतने सारे एडिटोरियल तो नहीं याद रहते हैं। और अगर हम रोजाना 2, 3 या 4 एडिटोरियल्स डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत जरूरी बन जाता है कि हम उसको याद कैसे करें। तो इस करके यही पर्पस है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है कि हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन दिया जाएगा। आप प्लीज उस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं, उसमें कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, हालांकि जो आंसर का कंटेंट है वो एडिटोरियल में ही दिया होगा, वो मैं आपको बता भी देता हूं कि ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट्स है। बट इफ यू वांट टू, यू आर फ्री टू राइट दैट। अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर ओन प्रैक्टिस, डे टू डे प्रैक्टिस के, ताकि आप इसी बहाने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। हमको इससे पता लगता रहेगा, फीडबैक मिलती रहेगी कि ये जो क्वेश्चंस हमने जो कंसेप्ट शुरू किया कि क्वेश्चंस के फॉर्म में एडिटोरियल को प्रेजेंट करने का, सो वील गेट अ बेटर पिक्चर आफ्टर रीडिंग योर कमेंट्स एज वेल। चलिए सो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल, द बॉटम लाइन इन ब्लिंकन्स फोरे इनटू साउथ ईस्ट एशिया। तो क्या कंटेक्स्ट है, अमेरिकाज इंडो पैसिफिक पॉलिसी। अब इंडो पैसिफिक रीजन जो है बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड रीजन बन चुका है आज के टाइम पे। हमने देखा 2021 में अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, और अमेरिका का जो फोकस है जो बाइडेन के अंदर अब सारा का सारा इंडो पैसिफिक के टूवर्ड्स है, ऑकस हो, क्वाड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इंडो पैसिफिक रीजन में हर कोई बहुत अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया को तो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है इंडो पैसिफिक रीजन का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएस जो है वो इंडिया को अपना पिवट देखती है टू दिस रीजन। ना अभी हाल ही में दिसंबर ऑफ 2021 में जो एंटनी ब्लिंकन है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का दौरा उन्होंने किया था। वो इंडोनेशिया गए थे। वहां पे उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के बारे कुछ बातें इंटरेस्टिंगली सामने रखी। उन्होंने ये बोला दैट देखो हमारी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो सिर्फ चाइना को रोकने के लिए नहीं है, चाइना को डेटर करने के लिए नहीं है, बल्कि हम इकोनॉमिक लिंकेजेस और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के साथ, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें हम एशियान ब्लॉक की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ये बात बहुत ऑब्वियस कर रहा है दैट लुक हमारी एंगेजमेंट जो इंडो पैसिफिक में है दैट इज नॉट टू काउंटर चाइना। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जितना मर्जी अमेरिका इस बात को रोजी करके बोले, अमेरिका और चाइना के बीच में कंपटीशन है, दैट्स अ रियलिटी, एंड दिस कंपटीशन इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नाउ मिस्टर ब्लिंकन ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडोनेशिया इन दिसंबर 2021 ही ऑल्सो मेड इट क्लियर कि भाई देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिप्लोमेसी में तरीका होता है बात कहने का। एंटनी ब्लिंकन ने बोला था देखो जो भी कंट्रीज हैं एशियान की, उनकी मर्जी है कि वो अगर यूएस के साथ अलाय करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर वो चाइना के साथ अलाय करना चाहते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि यूएस को इस बात का भली भांति पता है, अच्छी तरह से यूएस इस बात से अवेयर है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इनको बहुत डिफिकल्टी होगी, ये रेजिस्ट करेंगे चूजिंग ईदर वन ऑफ यूएसए और चाइना। बिकॉज देखिए ज्योग्राफिकली तो चाइना इस रीजन में ज्यादा नजदीक है, तो चाइना का जैसे आपको पता है कि दबदबा भी बहुत ज्यादा है, चाइना बहुत मस्कुलर पॉलिसी परस्यू कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो बेशक एशियन जो कंट्रीज हैं वो चाहेंगी भी कि चलो अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ हम अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएं, बट चाइना का उनको डर रहेगा, इस करके वो कंक्रीटली किसी की भी साइड नहीं ले पाएंगे। तो चाइना यूएसए कंपटीशन की बात करें द साउथ ईस्ट एशिया, सो 2 डायमेंशन इस कंपटीशन के आते हैं। वन is the South China Sea and second as far as the investment is concerned. Now investment in infrastructure development की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो चाइना बहुत इस प्रोजेक्ट को बहुत एम्बिशियसली यहाँ पे सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत एम्बिशियसली उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। बहुत सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इन कंट्रीज लाइक कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया।
और अगर साउथ चाइना सी की बात करें तो यूएस का स्टैंड बहुत क्लियर है दैट लुक, हम चाहते हैं कि जो साउथ चाइना सी है जो इंडो पैसिफिक रीजन में आता है वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात रहे, वैलिड रहे। बिकॉज चाइना, जैसे हम देख रहे हैं, चाइना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इतना रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो चाइना की आदत है वो आइलैंड्स को कॉन्कर कर लेगा, चाइना की आदत है वो अपनी मिलिट्री माइट के साथ, नेवल माइट के साथ जो छोटी मोटी आइलैंड कंट्रीज हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन उनको बुली करता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो हमारा साउथ चाइना सी है यहाँ पे बहुत इफेक्टिव ट्रेड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। सो एंड सो इन द साउथ चाइना सी जो बीजिंग के, चाइना के जो अग्रेसिव एक्शंस हैं, दैट इज थ्रेटनिंग द मूवमेंट ऑफ मोर देन $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ कॉमर्स एवरी ईयर। तो इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि BRI इनिशिएटिव चाइना का है, तो चाइना इसको बहुत एम्बिशियसली एग्जीक्यूट कर रहा है इस रीजन में। यूएस इसको, BRI को काउंटर करने के लिए, याद करिए जुलाई में क्या हुआ था, G7 समिट हुई थी कॉर्नवॉल में, यूके में, जुलाई ऑफ 2021 में। तो वहां पे इनिशिएटिव यूएस ने शुरू किया, बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जिसको हम B3W भी कहते हैं। तो ये जो B3W है, दिस इज एन इनिशिएटिव टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यहां पे बहुत बढ़ रही है। क्योंकि इन कंट्रीज में चाइना की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो देयरफॉर चाइना का जो असर्शन है, चाइना का जो राइज है इस रीजन में, वो लेजिटिमाइज हो रहा है। तो ये कंट्रीज भी मजबूर हैं, बिकॉज इतने लाखों करोड़ों पैसे वो चाइना से उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो चाइना के साथ वो पंगा कैसे ले सकते हैं। यूएस भी चाहता है कि वो भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में काम करें इंडो पैसिफिक में, तो काफी सारे एरियाज हैं। सो तभी यूएस की बात कहना चाह रहा था, लुक वी आर नॉट हियर टू काउंटर चाइना। ये तो बात कहने की होती है, असल में तो हमको भी बात पता है कि एक्चुअल में बात क्या है। तो यूएस कह रहा है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें, ट्रेड की बात करें, डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वैक्सीन की बात करें, तो हम इस तमाम क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो यूएस और चाइना के जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, वो एशियान की सेंट्रलिटी को भी इनवैलिडेट कर रहे हैं। यानी कि इंडो पैसिफिक में वैलिडेशन तो ज्यादा एशियान की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे यूएस और चाइना के झगड़े के बीच में लगता है कि एशियान जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली साइडलाइन हो रहा है। और ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल वैलिड है कि एशियन कंट्रीज की कोई एक यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है, ना तो वो यूएस के टुवर्ड्स, ना चाइना के टुवर्ड्स। तो एशियन कैन नॉट अफोर्ड टू टेक पंगास विद यूएस एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, एंड नीदर कैन दे टेक पंगास विद चाइना एट द कॉस्ट ऑफ यूएस। सो वॉशिंगटन, अगर यूएसए को अपनी प्रेजेंस इस रीजन में और बढ़ानी है, देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो वो भी अपनी इंगेजमेंट इस रीजन में बढ़ा रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अपनी इंगेजमेंट इस रीजन में काफी बढ़ा रहा है। तो वॉशिंगटन नीड्स टू एक्ट क्विकली इन द रीजन सो दैट इट इज इंडीड सीरियस अबाउट सस्टेन्ड कमिटमेंट टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है इस आर्टिकल में से, द ग्रेट गेम ऑफ द 19th सेंचुरी सीम्स टू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, कमेंट। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 6 पॉइंट्स जो हैं, और ये चाइना यूएसए कंपटीशन के 5 पॉइंट्स हैं, तो इसमें आपका आंसर बन जाता है। चलिए अगला आर्टिकल, द हिंट ऑफ वन नेशन वन एनजीओ रिजीम। नाउ येस्टरडे ऑल्सो एक आर्टिकल आया था हिंदू का, हमने शेयर किया था, एडिंग इन गवर्नेंस, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे जीएस सिलेबस में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स की बात करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, ट्रांसनेशनल कंपनीज, नॉन स्टेट एक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेंट्रल बात क्या है, तो डोंट शूट द मैसेंजर। अब देखिए ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि बहुत इजी रहता है सरकारों का दुनिया भर में, ये नहीं सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर में, कि एनजीओस को गाली निकालना, एनजीओस को ब्लेम करना कि एनजीओस यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, एनजीओस के कारण हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एनजीओस के कारण यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पा रही है। तो सरकार की कोशिश रहती है कि कैसे वो एनजीओस के ऊपर अपना हथकंडा और टाइट कर सकता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एनजीओ सिविल सोसाइटी की बात करें, एनजीओस की बात करें, एक डेमोक्रेसी में उनका बहुत बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। अगर हम अपनी सिविल लिबर्टीज़ की बात करें, डेमोक्रेटिक एथोस की बात करें, तो जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ तक काम कर रही हैं, वहाँ तक उनका आउटरीच है, ग्रास रूट लेवल तक, जहां पे सरकार नहीं पहुंच सकती है। तो ये बात मैंने कल भी डिस्कस करी थी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी। देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, देखो हम आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं डे टू डे बेसिस में, तो आप देखेंगे कि आर्टिकल रिपीट भी होते हैं किसी और डायमेंशन में, तो व्यूज हमको मिल जाते हैं, और टॉपिक तो सेम रहता है, टॉपिक तो ये सेम रहेगा, ये आप 2023 में मेंस दें, 2024 में दें, 2022 में दें, टॉपिक तो सेम रहेगा, लेकिन हमको डायमेंशंस और मिलते रहते हैं। तो उसका अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे, अगर हमको याद है कि हमने इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से शेड्यूल को याद रखा हुआ था, तो हमको फिर पॉइंट्स रिप्रोड्यूस करने उस टाइम पे जब हमारे पास सिर्फ 5-6 मिनट होते हैं आंसर लिखने के लिए, तो बेटर और ईजी रहता है।
ठीक है। तो अब इन द रीसेंट पास्ट अमेंडमेंट्स करे गए हैं द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जहां पे जो एबिलिटी है रिस्ट्रिक्ट करी गई है टू, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कहा जाता है ना कि फॉरेन हैंड है, फॉरेन फंडिंग एनजीओ को बहुत आती है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस के कारण काफी सारे ऐसे एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे ट्राइबल राइट्स के लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए, अब जिनकी फंडिंग कट गई, अब उनको फंडिंग नहीं आ रहा क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो तो लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस पे ही डिपेंडेंट है, उनके पास तो इनकम टैक्स नहीं आता जैसे सरकार के पास आता है। नाउ एनजीओज एंड सीएसओज आर वर्किंग, सो सीएसओज मीन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्किंग ऑन इश्यूज such as human rights and organizations serving the people whom the state is unable to reach. Why we need civil society? तो पहली बात देखिए, सरकार का ये कहना है कि जो एजेंडा होता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का वो बहुत अनरीजनेबल है। तो ये अनरीजनेबल स्टेट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से एजेंडा जो उनको होता है वो काफी रीजनेबल होता है। क्या उनका एजेंडा होता है? सो दे आर वर्किंग फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, कैसे ज्यादा बढ़ सके एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। दूसरी बात, दे हेल्प इन करेक्टिंग द एक्सट्रैक्टिव नेचर ऑफ द मार्केट। और तीसरी बात, वो ऐसे कॉजेस को पिकअप करते हैं जहां पे सरकार की जो आउटरीच है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वर्कर्स कॉज के ऊपर, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर, देखिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना भी तो जरूरी है ना। अब अगर सरकार उन मुद्दों पे अगर आज काम कर रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बना था। अगर हम फार्म लॉज की भी बात करें तो सरकार के ऊपर प्रेशर बना तभी जाके फार्म लॉज रिपील करेंगे, नहीं तो सरकार तो एडमेंट थी कि हम नहीं फार्म लॉज को रिपील करेंगे। तो ये प्रेशर डालना डेमोक्रेसी में बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आप को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। तो इश्यू ऑफ फॉरेन फंडिंग की बात करें, अब जो कॉजेज हैं, ट्राइबल राइट्स हो, एजुकेशन हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो, हेल्थ, वैक्सीन्स की बात करें, अब इस तरह के जो कॉजेज हैं इनकी तो कोई सरहद नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। ये कॉजेज अपने आप में ही बहुत बड़े हैं, ठीक है। सम कॉजेज कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज द डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में कितनी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाके लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो अब इससे बड़ा कॉज क्या हो सकता है? क्या आप इस पर कोई प्राइस टैग डाल सकते हैं प्रेस फ्रीडम के ऊपर कि कहां कहां पे क्या अट्रॉसिटीज हो रही हैं, कहां कहां पे क्या चीज हो रही है जो लोगों के अटेंशन में नहीं आ रहा? तो यू कांट पुट अ प्राइस टैग ऑन दी प्रेस फ्रीडम। तो इस तरह के इश्यूज हैं जिसमें एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। अब पैराडॉक्सिकली ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है, सरकार का ये कहना है कि ये जो एनजीओज हैं ये कंफ्लिक्ट में है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स के साथ, कि ये जो एनजीओज हैं, अब एक दूसरा पहलू क्या देखने का कि जो एनजीओज हैं वो माओवादी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, नक्सलवाद को प्रमोट कर रहे हैं, वो उनको फंडिंग चाइना से मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है, वो एंटी नेशनल है, एंटी लिबरल है, वो खान मार्केट गैंग है। तो इस तरह के फिर व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हमको चाहिए, वो डेवलपमेंट को तो नहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे ना, लेकिन इक्विटेबल और जस्टिसेबल डेवलपमेंट नाम की कोई चीज होती है ना। कंक्लूजन क्या निकलता है? द डेप्थ एंड द वैरायटी ऑफ द वर्क ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन द एनुअल फाइल रिटर्न्स ऑफ द एफसीआरए पोर्टल। अब यहां पे एक दोगली बात आती है कि भाई एक तरफ तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, यहां पे इन्वेस्टमेंट आए, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो और विदेशी धन आए। लेकिन अगर हम एनजीओज की बात करते हैं तो एनजीओज तो बहुत डिपेंडेंट है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, तो उनके ऊपर ऐसी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? तो अंत में आज के टाइम पे लास्ट होप क्या बची एनजीओज के पास? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो फंड्स आते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, एडिंग एंड गवर्नेंस का आर्टिकल, अगर आपने नहीं देखा तो कल का एडिटोरियल एनालिसिस देखिए 4 जनवरी का। और जो इंडियन फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, जो कि पूंजीपति लोग हैं, जो कि डोनेट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डोनेशंस दे सकते हैं, जैसे वॉरेन बफे है, बिल गेट्स हैं, तो ये डोनेशंस करते हैं। तो अभी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका जो फंडिंग का मैकेनिज्म है सिर्फ अभी इन दोनों डायमेंशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्वेश्चन क्या बनता है? एनजीओज एंड सीएसओज फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी। ठीक है, ये कोट है। देखिए दोस्तों, ये कोट आप यूज भी कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, इस कोट को आप कहीं ऐसे में भी यूज कर सकते हैं अगर आप एनजीओज के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो आपकी स्मार्टनेस है कि आप इन कोटेशंस को कैसे यूज करते हैं। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई द नीड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर दीज नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स है, टू कैरी ऑन देयर वर्क फॉर सोसाइटी। तो इसका आंसर आपको पूरे आर्टिकल में ही मिल जाएगा, पूरे एडिटोरियल में इसके 4-4 पॉइंट्स बनाए हर एक स्लाइड में। तो इसमें आप वाई वी नीड सिविल सोसाइटी, पहले आप इसमें ये लिखेंगे। दूसरी बात आप लिखेंगे कि इशू ऑफ फॉरेन फंडिंग क्या आता है, तो उसमें ये 4 पॉइंट्स, और अंत में कंक्लूजन में आप ये 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो पॉइंट्स के फॉर्म में हम इन चीजों को याद रखेंगे। अगर आपने अब एक बार आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, कल को आपको एनजीओस के बारे में कोई पूछा जा रहा है, कल को आप चाहे 2 साल बाद मेंस लिख रहे हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप इसी चीज को वहां पे इजीली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि आपको वो 5-6 पॉइंट्स याद है और आप वहां पे इजीली रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो दिस इज स्मार्ट वर्क थ्रू एडिटोरियल्स। चलिए लास्ट आर्टिकल आज का, द रोड टू नेट जीरो। तो क्या बात हो रही है? रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखिए अब नेट जीरो की बात करें तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया अपना नेट जीरो का टारगेट टुवर्ड्स 2070। बहुत अच्छी बात है। नाउ दैट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट, लाखों करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए।
ये टैक्स पेयर मनी से तो पूरा होने नहीं वाला। और हमको ये भी पता है कि यहाँ पे सिनर्जी यानी कि कोलैबोरेशन प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है। ठीक है, द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज वेरी क्रूशियल टू इंडियाज जर्नी टू अचीव नेट जीरो। ठीक है, कोई भी क्लाइमेट एक्शन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा एज फार एज रिड्यूसिंग दी ऑफसेट इमिशंस और रिड्यूसिंग दी इमिशंस, द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिड्यूस तब तक करना इररिलेवेंट होगा जब तक प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ना ले। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों जो हैं दे आर प्लेइंग अ वेरी की रोल इन मीटिंग द क्लाइमेट चैलेंज। So enterprises are well positioned to not just adapt but also gain from low carbon transition. आपको याद होगा कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे, फिट फॉर 55 के बारे, ये यूरोपियन यूनियन ने रेगुलेशंस निकाले थे अभी इसी साल जुलाई की बात है। एडिटोरियल्स में भी हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई अब से आने वाले टाइम में 3-4 सालों में 2026 से हम उन्हीं देशों के साथ ट्रेड करेंगे जो ना कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं बनाते, जो लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, इंडिया के लिए, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, कि कैसे वो टेक्नोलॉजी ले सकती है क्लीन एनर्जी की, कैसे हम कार्बन न्यूट्रल या लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये मौका भी है। So capital and cooperation, these are the 2 C's required for green transition. अब ये अगेन जो लाइन है ये आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए। देखिए एट द एंड आपने अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है, थोड़ा डिफरेंट बनाना है और आपने बिल्कुल शॉर्टली अपने आंसर्स लिखने हैं। 5 मिनट में आप कितना लिख पाएंगे, है ना, ज्यादा टाइम तो होता नहीं इतनी सारी बातें लिखने के लिए। तो ये जो लाइंस हैं ये कीवर्ड्स हैं। डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा कि नेट जीरो के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। अब आप चाहे पूरा साल आर्टिकल्स पढ़ते रहें, ये आर्टिकल शायद 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए, लेकिन हमारे सामने ये 5-6 पॉइंट्स तैयार हैं। अब जब हमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे सामने वो रेडीमेड 5-6 पॉइंट्स होंगे जो हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो मेंस यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, जिसका भी हो। तो हायर कैपिटल इज एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट का बजट लिमिटेड है तो कैपिटल ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा। जो ये ट्रांजिशन है ग्रीन एनर्जी की, दैट इज मच इजियर फॉर द सर्विसेज सेक्टर। अब सर्विसेज सेक्टर जो है दे कैन इजीली स्विच ओवर एज फार एज द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इज कंसर्न। तो 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेड थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। However, low carbon transition challenge is bigger for companies that are largely coal powered. तो ये जो coal powered companies हैं, ये जो है 50% से ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं वो इन लार्जली कोल पावर्ड कंपनीज के कारण है। तो इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री का यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कमिट किया था नवंबर 2021 में दैट वी विल बी यूजिंग कार्बन न्यूट्रल सीमेंट इन द फ्यूचर। So cooperation from the private sector will be very vital for India to responsibly contribute to reaching the global net zero goal by 2070. Question क्या बनता है? Greater ambitions require greater synergy. In context of the net zero target announced by the government of India towards 2070, how will the public-private synergy be essential to achieve this target? सो दोस्तों ये हमारे 3 आर्टिकल्स थे। इसका बाय द वे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहाँ पे कैपिटल एंड कोऑपरेशन में ये जो 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप, और ये रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर में जो 4 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये आपकी विजडम है, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वैल्यूएशन के पर्पस के लिए नहीं है, ये आपकी खुद की सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर हम 15-20 मिनट में 3 एडिटोरियल्स रोज के डिस्कस कर रहे हैं तो उसका आपका भी काम आसान हो रहा है कि आपने सुन ली, कहानी सुन ली, स्टोरी सुन ली, आपके दिमाग में चीज बैठ गई एंड देन यू कैन इजिली रिकलेक्ट द पॉइंट्स। ठीक है, तो 15-20 मिनट का वीडियो होता है तो जरूर देखिए, पूरा वीडियो सुना करिए, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड मत करिए। आप में से बहुत सारे होंगे सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके चले जाते होंगे। पूरा वीडियो सुनिए, 15-20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगता एडिटोरियल्स में अब, क्योंकि हम एवरीडे इसको कर रहे हैं। अंत में जाने से पहले अगेन आपको जैसे पता है कि 5 महीने रह गए प्रीलिम्स के लिए, तो एक सीरियस एस्पिरेंट, अभी अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वेरी कंप्लेसेंट। अब इस बात में मत रहना कि कोरोना आ गया, थर्ड वेव आ गया तो पेपर जब भी हो पेपर, यार अगस्त में हो, सितंबर में हो, जुलाई में हो, जून में हो, आपको बस ये होना चाहिए जो डेडलाइन अभी यूपीएससी ने दी हुई है, हमारा पेपर तभी है। तो 5 महीने की डेडलाइन है हमारे पास, तो प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, जितने मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका जो फियर है प्रीलिम्स को लेकर वो दूर होगा। तो हमने कुछ क्रैश कोर्सेज चलाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स वीक हैं, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो हमने करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज का क्रैश कोर्स चलाया जिसमें आपको 16 महीने के जनवरी 1, 2021 से लेके अप्रैल 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। 28 मॉक टेस्ट होंगे। तो ये जो कोर्स है 10,000 का है। और अगर आपको लगता है कि आपको साथ में जीएस का स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज करना है करंट अफेयर्स के साथ जो आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये सब टॉपिक्स हैं, तो उसको भी रिवाइज करने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसमें भी शामिल होंगी, दोनों में टेस्ट सीरीज शामिल है, दोनों में 28 ही मॉक टेस्ट होंगे। इसमें आपके हाफ लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स दोनों कवर किया जाएगा। तो ये जो कॉम्बो है 15,000 का है। तो दोस्तों आप ये जो कोर्सेज हैं वेबसाइट पे जाके जल्दी जल्दी देखिए, इस पे एनरोल करिए इससे पहले कि लेट हो जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल मिलेंगे दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।